नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 143 के चैप्टर नंबर 13 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा भाषाई और निर्जातीय समूह। इससे पहले 12 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं सुना है तो सबसे पहले उससे जरूर सुनिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार दर्ज करें कि ये सीरीज आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आज की क्लास में हम ये समझने वाले हैं कि भारत की जो राजनीति है, इस राजनीति में भाषा का क्या मुकाम है। यानी कि भाषा किस प्रकार से भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किस प्रकार से वो भारतीय राजनीति को समय समय पर प्रभावित करती है। इसके बाद निर्जातीय जो समूह है, जो ये निर्जातीय समूह है, ये किस प्रकार से भारतीय राजनीति को समय समय पर प्रभावित करते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है और चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से। तो सबसे पहले चैप्टर को यहाँ पर समझाया गया है। चैप्टर का नाम समझाया गया है कि भाषाई समूह से हम क्या समझते हैं और निर्जातीय समूह से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, भाषाई समूह से तो आप समझ ही रहे होंगे कि भारत एक विभिन्नताओं भरा देश है और यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आप आंकड़ों की बात करोगे तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में यानी कि 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं अधिसूचित हैं। लेकिन अगर आप आंकड़ों पर जाओगे तो 1000 से भी ज़्यादा भाषाएं भारत में हैं, और जो कि अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में दर्ज हैं। तो ऐसे में ये जो भाषाई समूह हैं, इनकी समय समय पर ना डिमांड उठती रहती है। डिमांड ये उठती रहती है कि इनकी भाषा को भी संविधान में अनुसूचित किया जाए, इनकी भाषा को भी एक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और इवन जो भाषा के रूप में माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं, इनकी डिमांड रहती है कि जो ये भाषा के रूप में जो मेजोरिटी वाले लोग हैं, बहुसंख्यक जो लोग हैं, ये लोग इनके ऊपर अत्याचार करते हैं, इनकी भाषा को बदलने के लिए कहते हैं। तो ऐसे में ये डिमांड भारतीय राजनीति में लगातार रहती है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, यानी कि ऐसे भाषा बोलने वाले जिनकी संख्या कम है, इन्हें ऐसा लगता है कि जिनकी संख्या ज़्यादा है वो इन पर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये तो हो गया भाषा का मुद्दा। अब देखिए निर्जातीय क्या है। तो देखिए, संस्कृति के आधार पर जो पहचान बन रही है, धर्म के आधार पर जो पहचान बन रही है, जाति के आधार पर जो पहचान बन रही है, इवन भाषा के आधार पर जो पहचान बन रही है, ये एक समूह की जो पहचान है, निर्जातीय पहचान है। हालांकि निर्जातीयता की जो परिभाषा है वो इतनी सरल नहीं है, अलग अलग लोगों ने इसके लिए अलग अलग कहा है। जानते हैं कि आपकी किताब क्या कहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किताब क्या कह रही है। तो देखो, जब हम किताब कह रही है कि चाहे भाषा की बात करो चाहे निर्जातीय समूह की बात करो, ये दोनों ही एक सामूहिक पहचान है, यानी कि एक ग्रुप की पहचान है। जैसे तेलुगु भाषा बोलने वाला एक ग्रुप हो सकता है, हिंदी भाषा बोलने वाला एक ग्रुप हो सकता है, इंग्लिश भाषा बोलने वाला एक ग्रुप हो सकता है, कन्नड़ बोलने वाला एक ग्रुप हो सकता है। तो भाषा एक सामूहिक पहचान है। इसी प्रकार से निर्जातीय भी एक सामूहिक पहचान है। इसमें हम क्या होगा कि एक तौर तरीके वाले जो लोग होंगे अपने आप को एकजुट समझेंगे, उनकी भाषा एक जैसी होगी, उनकी संस्कृति एक जैसी होगी, उनके रीति रिवाज एक जैसे होंगे, वो एक जैसे कपड़े पहनते होंगे। इस टाइप की जो कल्चरल चीज़ें होंगी वो उन्हें एकजुट रखेंगी और ये उनकी अपनी एक पहचान बन जाएगी, जिसके आधार पर वो अपना एक ग्रुप बना लेंगे। तो चाहे आप भाषाई की बात करो चाहे आप निर्जातीय की बात करो, दोनों ही एक सामूहिक पहचान है, एक कम्युनिटी की पहचान है। एक भाषाई समूह उन लोगों का एक समूह होता है जो ये महसूस करते हैं कि उनकी अपनी सबकी एक जैसी भाषा है, एक जैसी समझ है, और वो अपनी जो विचार हैं एक ही भाषा में साझा करते हैं। इसी तरह निर्जातीय समूह उन लोगों का समूह है जो ये सोचते हैं कि उनके जीवन के कई पहलू एक जैसे हैं, जैसे कि उन सबका धर्म एक जैसा है, उन सबकी भाषा एक जैसी है, उनके रीति रिवाज एक जैसे हैं, उनकी परंपराएं एक जैसी हैं, उनकी जाति एक जैसी हैं, उनकी नस्ल एक जैसी है, उनकी अर्थव्यवस्था में एक जैसी हैं। जैसे कि सारे व्यापारी ये सोचते हैं कि उनकी जो निर्जातीय पहचान है वो व्यापारी वर्ग की है। तो इस टाइप से निर्जातीय पहचान बनती रहती है। निर्जातीय पहचान के कई कारक हो सकते हैं। तो भाषाई समूह की अगर मैं बात करूं तो भाषाई समूह का सिर्फ एक ही फैक्टर है, भाषा। लेकिन जब मैं निर्जातीय समूह की बात करूंगा तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे कारक हैं जो कि हमने यहाँ पर चर्चा करी। तो अमेरिकी जो विद्वान है, यूरोपीय विद्वान है, ये कहते हैं कि सामूहिक पहचान और एक ही पहचान एक ही बात है। लेकिन भारतीय जो विद्वान ये कहते हैं क्या, कि नहीं भाई, एकल पहचान अलग होती है और बहुल पहचान अलग होती है। उदाहरण के लिए अगर हम भाषाई समूह की बात करेंगे तो ये तमिल, तेलुगु, हिंदी के आधार पर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जाति की, तो उसमें दलित भी हो सकते हैं, ओबीसी भी हो सकते हैं, उच्च जाति के लोग भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, राजपूत भी हो सकते हैं। तो ऐसे में निर्जातीय समूह कई कारकों पर निर्भर करता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में जाओगे आप, नागा, मिजोरम, यहाँ के लोगों की पहचान कई कारकों पर निर्भर करती है। नागा लोगों की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, इतिहास, भूगोल, ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बस हमें यह समझाया गया है कुल मिलाकर कि भाषा केवल सिंगल फैक्टर पर है। भाषा की जो पहचान है वो भाषा ही आधार पर है। लेकिन जब हम निर्जातीय की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे दिशाएं हो सकती हैं। इसमें धर्म भी हो सकता है, जाति भी हो सकती है, भाषा भी हो सकती है, रीति रिवाज भी हो सकते हैं, क्षेत्र भी हो सकता है, कार्य भी हो सकता है। तो निर्जातीय समूह का मतलब है एक जैसा दिखने के आधार पर हम एक कम्युनिटी का निर्माण कर लें। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हो सकता है।
सबसे पहले चैप्टर में भाषाई समूह को बताया गया है। कह रहा है भाषाई समूह को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक राष्ट्रीय भाषा और एक राज्य भाषा। तो अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम बात करें तो हिंदी हमारी भाषा है, जबकि हर राज्य की अपनी अपनी एक अलग भाषा भी है। राज्यों में जो समूह बहुमत की भाषा नहीं बोलते उन्हें ही भाषाई अल्पमत कहा जाता है, उन्हें ही भाषाई अल्पसंख्यक कहा जाता है। यानी कि देखिए हर राज्य में सिस्टम क्या होता है, कुछ लोग एक जैसी भाषा ज़्यादा लोग बोलते होंगे, कुछ लोग कम। जैसे कि नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो यूपी में, बिहार में अगर आप बात करो तो हिंदी भाषी लोग ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन साउथ में आप जाओगे तो द्रविड़ भाषा वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे में जो अन्य भाषा बोलते हैं लोग, कम बोल रहे हैं, वो भाषाई अल्पसंख्यक कहलाते हैं। भारत में बहुत सारे भाषाई समूह हैं, कई भागों में इन्हें बांटा गया है, जैसे कि मातृभाषा, बोली, सरकारी भाषा। ये सब शब्द क्या हैं? तो जब हम बात करते हैं मातृभाषा की, तो मातृभाषा वो भाषा होती है जो हम बचपन से सीखते हैं, जबकि एक किसी क्षेत्र में कोई बोला जा रहा है तो वो बोली है। जैसे कि देखिए चावल एक शब्द है, लेकिन उसे कहीं पर भात बोलेंगे, कहीं पर चावल बोलेंगे, कहीं पर कुछ बोलेंगे। तो देखिए भाषा तो वो है, मातृभाषा तो वो है जो हम बचपन से सीख रहे हैं, लेकिन बोली वो है जो एक कम्युनिटी द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र में प्रयोग की जा रही है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी भाषा भी और बोली भी है। आधिकारिक भाषा वो भाषा है जिसे मान्यता प्राप्त की गई है संविधान के द्वारा। जैसे हमारा, जिसमें हमारा सारा राजकाज का काम होगा, जिसमें हमारा सरकारी काम होगा, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में काम होगा। जैसे कोर्ट की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। सरकारी भाषा मोस्टली विभागों में अंग्रेजी है। हालांकि हिंदी की भी बात की जा रही है, अब तो निर्णय हिंदी में भी आने लगे हैं। तो आपसे कोई पूछे मातृभाषा क्या है, जो हम बचपन से सीख रहे हैं वो हमारी मातृभाषा है। बोली क्या है? किसी कोई एक कम्युनिटी है जो किसी एक विशेष क्षेत्र में बोल रही है, वो बोली कहलाएगी। जबकि आधिकारिक भाषा क्या है? वो भाषा जिसमें सरकारी कामकाज हो रहे हैं, सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं, शिक्षण संस्थाएं काम कर रही हैं, वो कैसी भाषा है? हमारी आधिकारिक भाषा है। तो अखिल भारतीय स्तर पर हम देखें तो हिंदी हमारी सरकारी भाषा है। इसका मतलब यह है कि सभी सरकारी कार्य हिंदी में होंगे, लेकिन इसको लेकर बहुत तगड़ा मतभेद हुआ था, तो ये माना गया कि अंग्रेजी भाषा को घोषित कर दो राजभाषा भाई। आशा सारंगी की एक किताब है लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये हमें बताती है किताब कि किस प्रकार से भाषा भारत की राजनीति को समय समय में प्रभावित करती रही है। इवन भारत में जो स्टेट का निर्माण हुआ है, राज्यों का निर्माण हुआ है, वो भी भाषा के आधार पर हुआ है। इसी प्रकार से एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जॉर्ज ग्रियर्सन, यहाँ पर जॉर्ज गिर्सन लिखा है लेकिन नाम इनका जॉर्ज गियर्सन है। इन्होंने क्या करता है, इन्होंने एक सर्वे किया था ब्रिटिश काल में। इस रिपोर्ट को 12 खंडों में प्रकाशित किया गया था और इस सर्वे का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस सर्वे के हिसाब से बोला गया कि भारत में 179 भाषाएं होंगी। किताब में मिसप्रिंट है, 79 भाषा लिखा है, लेकिन 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां हैं। ठीक है भाई, ये किताब में मिसप्रिंट है। तो इससे पता चलता है कि भारत देखिए कितनी विभिन्नताओं भरा क्षेत्र है। 179 भाषाएं उस समय, लेकिन 1991 की जो जनगणना हुई थी उस आंकड़े के हिसाब से भारत में लगभग 1652 भाषाएं थी, जिन्हें 114 ग्रुप में बांटा गया है। कई भाषाओं को तो आपने नाम सुना ही होगा, जैसे मैथिली, भोजपुरी, मगधी। ठीक है भाई। भारतीय संविधान की बात की जाए तो जब भारतीय संविधान बन रहा था तो 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में भाषाओं को दर्जा दिया गया था। उस समय 14 भाषाएं संवैधानिक दर्जा था। 14 से आगे चलकर ये 15, 16, 17, 18 और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जैसे कि असमी भाषा, बंगाली भाषा, बोडो भाषा, डोगरी भाषा, गुजराती भाषा, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी भाषा, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी। ये जो भाषाएं हैं ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज की गई हैं। हालांकि एक साथ के साथ ये 22 भाषाएं नहीं थी, शुरुआत में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 हैं। इसके अलावा अगर फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े हो, मौलिक अधिकार आपने पढ़े हो, तो आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल 29 और 30 है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में ये बात की गई है कि भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक लोग हैं ये अपनी स्कूल और सरकारी संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। इन्हें सरकार द्वारा भी संरक्षण दिया जाएगा। भारत में समय समय पर भाषा से संबंधित देखो विवाद होते रहे हैं, तो इसके लिए संविधान सभा ने त्रिभाषीय फॉर्मूला अपनाया था। अगर आपने पिछले चैप्टर की ऑडियो सुनी है तो पक्का ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन यदि आपने पिछले चैप्टर नहीं सुने, डायरेक्ट इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए पिछले चैप्टरों की ऑडियो जरूर सुनिएगा। तो देखिए भारत के सभी राज्यों में बहुत सारी भाषाएं हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि स्कूलों में बच्चों को क्या सिखाया जाए, कौन सी भाषा सिखाई जाए। तो ऐसे में सरकार ने, संविधान सभा ने उस समय त्रिभाषीय फॉर्मूले को दिया था और उन्होंने कहा कि हर बच्चा 3 भाषाएं सीखे लगभग 10वीं क्लास तक। तो जैसे कि अगर आप दिल्ली में पढ़ते होंगे तो आपने ना हिंदी पढ़ी होगी, एक इंग्लिश पढ़ी होगी और एक संस्कृत पढ़ी होगी 10वीं तक। तो ऐसे ही हर स्टेट में अलग अलग रखा गया कि हिंदी इंग्लिश तो होगी होगी और इसके साथ साथ एक भाषा उस राज्य की अपनी पसंद के हिसाब से होगी। हालांकि ये अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया कि वो त्रिभाषीय फॉर्मूले में कौन कौन सी भाषा को रखेंगे।
इसके अलावा त्रिभाषीय फॉर्मूले को पहली बार केंद्रीय शिक्षा आयोग की बैठक में लिया गया, और आगे चलकर जब कोठारी आयोग बना 1964 में, तो उसने भी क्या करा, त्रिभाषीय फॉर्मूले को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल कर दिया। तो त्रिभाषीय फॉर्मूला क्या है, हिंदी इंग्लिश प्लस एक अपने स्टेट की आप भाषा रख सकते हो, ये राज्यों का अधिकार है वो अपनी कौन सी भाषा रखें। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में मैंने आपको बताया हिंदी इंग्लिश और संस्कृत पढ़ी जाती है ज़्यादातर स्कूलों में, हालांकि कुछ बच्चे संस्कृत या उर्दू भी पढ़ सकते हैं, पंजाबी भी ले सकते हैं और अन्य कोई भी भाषा ले सकते हैं। भारत में बहुत सारे भाषाई समूह हैं और जो राजनीति में अपने प्रश्न उठाते रहते हैं। भारत की बात की जाए तो 20वीं सदी की शुरुआत में जब कांग्रेस ने, यानी कि जब हम उपनिवेशिक काल से गुजर रहे थे, ब्रिटिश हम पर शासन कर रहे थे, उस समय कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस की एक मीटिंग होती है 1920 में नागपुर में। इस अधिवेशन में डिसीजन लिया जाता है कि भारत में राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया जाएगा। लेकिन जब भारत आज़ाद होता है तो कांग्रेस इस पर अनिच्छा जताती है, क्योंकि उस समय देश की एकता और अखंडता को खतरा था, भारत को विभाजन हुआ था। तो ऐसे में ये हुआ कि भाषा के आधार पर राज्य हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन साउथ इंडिया से एक डिमांड उठती है कि भाषा के आधार पर ही राज्य बनने चाहिए। तो इसके लिए सरकार एक कमेटी बनाती है, धर कमेटी, एस के धर कमेटी। बट ये कमेटी पता है क्या है, ये कहती है भाषा के आधार पर राज्य नहीं होने चाहिए। फिर एक और कमेटी बनती है, जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ये कमेटी भी कहती है भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। तो ऐसे में एक गांधीवादी युवक थे, पी श्री रामुलू, यानी कि पोटी श्री रामुलू। इन्होंने क्या करा, 56 दिनों की भूख हड़ताल करी और उस भूख हड़ताल के दौरान इनकी हो गई मृत्यु। इसके बाद आंध्र प्रदेश में दंगे हो गए, तेलुगु भाषा के आधार पर इसे अलग राज्य बनाने की डिमांड की गई थी। तो 1953 में एक और कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का नाम था राज्य पुनर्गठन कमेटी। इसके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली, इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। फजल अली कमेटी ने यह कहा अपनी रिपोर्ट में 1956 में, यानी कि 53 में आयोग बना और 56 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, लगभग 2 साल का समय लगा। इसने सिफारिश करी कि भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए और जो भारत में पहले की जो व्यवस्था है उसे खत्म कर देना चाहिए। इस आधार पर 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो इस प्रकार से भाषा कई अवसरों पर राजनीति का मुद्दा बनी है और इसके लिए बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं। इसके अलावा भाषा के आधार पर कई मांगे रहती हैं। वो डिमांड मोस्टली मेजोरिटी और माइनॉरिटी के ऊपर होती हैं, क्योंकि हर राज्य में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई भाषा ऐसी होती है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, जबकि कुछ भाषा ऐसी होती है जिसे बहुत कम लोग बोलते हैं। वे भाषाएं जिन्हें कम लोग बोलते हैं वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यकों को ये लगता है कि उनकी भाषा उनसे छीनी जा रही है और मेजोरिटी की भाषा उन पर थोपी जा रही है। ऐसे में ये डिमांड रहती है कि उनकी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया जाए। इसके लिए समय समय पर आंदोलन हुए भी हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट के बारे में दे रहा है। भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में अगर आप देखोगे, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सब में तो आए दिन भाषा और निर्जातीयता के मुद्दे के आधार पर यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर में बहुत सारी भाषा के समूह हैं, बहुत सारे निर्जातीय समूह हैं। तो ऐसे में मुद्दा ये हुआ कि यहाँ के जो लोग थे, इनकी समस्या ये है, ये लोग ये कहते हैं कि भाई जो बाहर से लोग आकर यहाँ बस गए हैं या फिर भारत के अन्य राज्यों से लोग जो यहाँ कर बस गए हैं, इससे इनके ना कल्चर को प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुद्दा रहता है वो देशी और प्रवासी लोगों का रहता है, क्योंकि जो देशीय लोग हैं उनको लगता है प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में ये अपने क्षेत्र में माइनॉरिटी बनकर रह जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा रहता है असमी भाषा को लेकर। तो यहाँ पर असम के बारे में बताया गया। तो देखिए लड़ाई क्या है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा कहानी। असम की बात करें ना, असम में जो लोग चाहते हैं वो असमी को आधिकारिक भाषा बनाना चाहते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश काल था ना, तो पता है क्या सीन था, यहाँ पर 2 भाषाएं बोली जाती थी बड़ी, एक असमी और एक बंगाली। तो उस समय असम जो था वो मिला जुला राज्य था। असम में गैर असमी भाषाओं के बीच में संघर्ष था, यानी कि असम में जो असमी भाषा थी और जो अन्य भाषाएं थी, इनके बीच में लगातार संघर्ष होते रहते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, अंग्रेजों ने बंगाली भाषा को असम की आधिकारिक भाषा बना दिया। चलो तो अंग्रेजों में ही थी भाई, देखो। तो अंग्रेजों ने क्या करा, असम में बंगाली को राजभाषा बना दिया, आधिकारिक भाषा बना दिया। असमी लोगों ने आरोप लगाया कि अंग्रेजों ने बंगालियों के दबाव में आकर ऐसा किया है, उनके साथ भेदभाव किया गया है और ऐसे में असम में असमी को राजभाषा घोषित करना चाहिए, ना कि बंगाली को। इधर बंगालियों को कहना था नहीं भाई नहीं, यहाँ पर बंगाली भाषा ही होनी चाहिए, असम में कोई अलग भाषा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये लोग हैं, असम के जो लोग हैं, ये बंगाल का ही एक अंग हैं। इवन जो इनकी संस्कृति वो बंगाल से जुड़ी हुई है, इवन जो असमी भाषा भी है वो भी क्या है, बंगाल की एक बोली है। असमी लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, असम का अलग इतिहास है, अलग संस्कृति, अलग विरासत है, अलग भाषा है और इसकी अपनी लिपि भी अलग है, तो ये ना बंगला की कोई भाषा है नहीं। आगे चलकर 1873 ने अंग्रेजों ने क्या करा, फिर असमी को असम की भाषा घोषित कर दिया। तो ऐसे में असम में जो भाषा का मुद्दा चला वो बंगाली को लेकर चला और असमी के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ और आगे चलकर ये 30-40 सालों तक संघर्ष चलता भी रहा। फाइनली इसे सॉल्व किया गया, लेकिन अब भी ये सॉल्व नहीं हो पाया है।
बंगाली भाषा की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र की घाटी में ये एक अल्पसंख्यक भाषाई समूह है, यानी कि असम के अंदर बंगाली भाषा बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। जबकि जो असमी भाषा है ये बराक घाटी में भाषाई अल्पसंख्यक समूह है। तो देखो, ब्रह्मपुत्र की घाटी में आप देखोगे, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वहाँ की घाटी के अगर लोगों को देखोगे तो वहाँ पर बंगाली बोलने वाले कम लोग हैं। जबकि बराक जो नदी है वहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ पर असमी भाषा बोलने वाले कम लोग हैं। ऐसे में 1960 में असम सरकार ने असमी को क्या करा, सरकारी संस्थाओं की भाषा बनाने का प्रयास किया। ऐसे में जो गैर असमी लोग थे, बंगाली भाषा बोलने वाले लोग थे, नाराज हो गए। इनको ये लगने लगा कि हमारी भाषा छीनी जा रही है, हमारी संस्कृति छीनी जा रही है, हम पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में हिंसक झड़प हुई, कई बार आंदोलन हुए, धरने प्रदर्शन हुए, दंगे फसाद तक हुए, बहुत सारे लोग मारे भी गए। परिणाम ये हुआ कि भैया असम से कई राज्य बन गए, जैसे कि 1972 में एक राज्य बना मेघालय। जैसा कि एक किताब पढ़ सकते हो आप, इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ, यानी कि भारत खुद ही खिलाफ है। ये किताब लिखी है संजीव बरुआ ने। वो ये कहते हैं कि असम में ना मुद्दे उठते रहते हैं। 1986 में एक और मुद्दा उठा था बोडो लोगों ने। बोडो एक आदिवासी हैं, इनका ये मानना है कि हमारी पहचान असम के लोगों से अलग है, और इन्होंने कहा हमें तो बोडोलैंड चाहिए। हालांकि इनकी डिमांड मानी भी नहीं गई है। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट की बात है। साउथ इंडिया की बात कर लो आप, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में इतनी बार लड़ाई होती है, और अभी आप 2023 में ही देख लो, जनवरी में बहुत बड़े दंगे हुए थे कर्नाटक में और तमिलनाडु के बीच में। हालांकि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो लड़ाई है वो कावेरी नदी के पानी को लेकर है। लेकिन ये मुद्दा ना नदी जल बंटवारे से जुड़ता जुड़ता भाषा के मुद्दे तक चला जाता है। कर्नाटक में ना कन्नड़ भाषी के लोग रहते हैं, और जो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा के जो लोग रहते हैं तमिल भाषा के लोगों को निशाना बनाते हैं, उनकी संपत्ति लूट लेते हैं और उनको जान से ही मार देते हैं। कर्नाटक में लोग बाग पता क्या करते हैं फिर, कर्नाटक में तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने उनकी भाषा और संपत्ति की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने की डिमांड करी। उन्होंने कहा भैया हमारी भाषा के जो लोग वहाँ रहते हैं उनके साथ आप ऐसा क्यों करते हैं। तो ऐसे में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में लड़ाई रहती है। इसके अलावा एक और भाषा राजनीति में हमेशा रहती है, वो नाम है उर्दू। देश के कई हिस्सों में बोली जाती है उर्दू। सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, फिर भी वो माइनॉरिटी में है। तो कई बार उर्दू को ना धर्म का रूप भी दिया जाता है, सांप्रदायिकता का रूप भी दिया जाता है। ये माना जाता है उर्दू सिर्फ एक इस्लामिक भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप कोई भी सीख सकता है इसे। तो उर्दू को आधिकारिक भाषा ही बनाना चाहते हैं, इसे तुष्टिकरण की एक नीति देखते हैं। कुल मिलाकर यह है कि जनता के बीच में फूट डालो और राज करो, मौज मारो, जनता को समस्या में उलझा दो और अपनी राजनीति सुलझा दो। पंजाब में भी ऐसी भाषाई मुद्दा है। पंजाब में रहने वाले हिंदुओं को लगता है कि हाँ उनकी जो भाषा है वो दबाई जा रही है। इवन पंजाबी जो सूबा आंदोलन हुआ, पंजाब को भाषा के आधार पर आज भी चंडीगढ़ को लेकर विवाद है। पंजाब का ये कहना है कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ नहीं होनी चाहिए, जितने भी क्षेत्रों में पंजाबी बोली जाती है वो सब पंजाब के हिस्से होने चाहिए। तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ आंदोलन चलता ही रहता है। संविधान सभा में भी इसको लेकर मुद्दा हुआ। इवन दक्षिण भारत में एक पार्टी है डीएमके, वो भी भाषा के आधार पर ही बनी। उसने द्रविडियन भाषा का मुद्दा उठाया। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि भाषा किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करती है। तो अगर ये प्रश्न आ गया तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। भाषाई और जनजातीय समूह क्या है, ये हमने पहले ही पैराग्राफ में बात करी। 1968 में जो शिक्षा नीति थी, यानी कि जो कोठारी आयोग था, उसने त्रिभाषीय फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या था ये भी आपको मैंने समझा दिया है। आगे चैप्टर में हम निर्जातीय समूहों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने बताया आपको निर्जातीय समूह का मतलब क्या है। कोई एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम लोग किसी ना किसी रूप से एक जैसे हैं। तो उसकी पहचान है, ये जाति के आधार पर भी हो सकती है, ये भाषा के आधार पर भी हो सकती है, ये धर्म के आधार पर भी हो सकती है, रंग के आधार पर भी हो सकती है, नस्ल के आधार पर भी हो सकती है, और ये क्षेत्र के आधार पर भी हो सकती है। और ये निर्जातीय समूह की भावना जब उठती है जब ना एक जैसे लोग, देखो पिटा पिटा भाई भाई एक फॉर्मूला चलता है। जितने लोगों को लगता है कि हम सताए हुए हैं वो सारे एकजुट हो जाते हैं, तो उनकी अपनी एक पहचान बन जाती है, इसे हम निर्जातीय पहचान कह सकते हैं। तो भारत में निर्जातीयता की कई पहचान है, जैसे कि हमने बताया, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है यहाँ पर। भाषा है, जाति है, नस्ल है, संस्कृति है, परंपरा है, धर्म है। और ऐसे में इन सभी को लेकर भारतीय राजनीति आपको पता है कदम कदम पर प्रभावित होती रहती है। कई बार राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो ये मुद्दे हैं ये विकास के मुद्दों को प्रभावित कर देते हैं। कई बार राजनीतिक स्वायत्तता की डिमांड भी हो जाती है, कई बार अलगाववाद की डिमांड भी हो जाती है। कई बार इन लोगों को लगता है कि अगर हम अपने निर्णय स्वयं लें तो शायद हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हर धर्म के लोगों को ये लगता है कि हमारे को पीड़ित किया जा रहा है, हर जाति के व्यक्ति को लग रहा है हमें पीड़ित किया जा रहा है, हर एक राज्य को लग रहा है हमें पीड़ित किया जा रहा है, हर एक भाषा के लोगों को लग रहा है हमें पीड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे में इन सबकी डिमांड ये रहती है कि हमारा ही पर जो शासन हो, हमारे ही लोगों का शासन हो। तो ये हिंसात्मक मुद्दा भारतीय राजनीति में लगातार चलता रहता है। निर्जातीय समूह और राजनीति की बात की है तो जो मैंने अभी समझाया यहाँ पर यही है, और ये पूरा पूरा ये जो पैराग्राफ है ये पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आप राजनीतिक स्वायत्ता वाला चैप्टर पढ़ लोगे, उप क्षेत्रीय स्वायत्ता वाला चैप्टर पढ़ लोगे, तो वही चीज़ यहाँ पर फिर से है। तो निर्जातीय राजनीति बहुत हद तक वास्तविक और कल्पनाओं पर निर्भर रहती है। कई राज्यों में कई निर्जातीय समूह होते हैं,
किसी राज्य में इनकी संख्या कम हो सकती है और किसी राज्य में इनकी संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन डिमांड इनकी यही रहती है आत्मनिर्णय, यानी कि अपने डिसीजन खुद लें। इसके लिए लगातार आंदोलन करते हैं। कई बार ये आंदोलन अहिंसक होते हैं और कई बार हिंसक हो जाते हैं। कई बार ये स्वायत्तता वाले आंदोलन होते हैं, कई बार देश से अलग होने की भी डिमांड करते हैं, जैसे कि नागालैंड ने। तो ऐसे में हिंसात्मक रूप लेते रहते हैं, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो, आप पंजाब की बात कर लो, जम्मू कश्मीर की बात कर लो। जैसे कि अतुल कोहली की एक किताब है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। इसके चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है कि आप तमिलनाडु के चाहे तमिल आंदोलन को पढ़ लो, जो कि पोटी श्रीरामुलू का था, चाहे आप पंजाब में सिख आंदोलन को पढ़ लो, चाहे आप जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आंदोलन को पढ़ लो। इन सब में पता है क्या, एक पहचान के मुद्दे को ऊपर उठाकर आंदोलन किए गए हैं और उस पहचान को ही सर्वोपरि माना गया है। भारत के उत्तर पूर्व की बात करो तो यहाँ पर दो प्रकार के समूह हैं। एक जो वो लोग हैं जो सदियों से यहीं पर आकर बसे हुए हैं, जिन्हें मूल निवासी कहा जाता है, हमेशा से वहीं के ओरिजिनल लोग हैं। एक लोग वो हैं जो दूसरे क्षेत्रों से आकर यहाँ पर बस गए हैं। बहुत सारे शरणार्थी बांग्लादेश से आकर बस गए हैं, इवन भारत के विभिन्न स्टेटों से लोग यहाँ पर आकर बस गए हैं। तो वो जो लोग सदियों से रहते हुए आ रहे हैं, इनको ये मानना है कि भैया पता है क्या है, बात यह है कि बाहर बाहर से अगर लोग आएंगे तो हम लोग अपनी जगह पर माइनॉरिटी बन जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, हमारी संख्या कम हो जाएगी। ऐसे में हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, हम अपने ही घर में बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे संसाधनों पर कोई और कब्जा कर लेगा, हमारी भाषा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, हिंसक, कई बार आपने सुना होगा वहाँ पर नक्सल जैसी समस्याएं भी हैं, और ये सब समस्याएं सिर्फ इसीलिए हैं। इसी तरीके से मणिपुर की बात कर लो, आप नागालैंड की बात कर लो, तो मणिपुर और नागालैंड में जो जनजाति रहती हैं वो हैं कुकी और नागा। मणिपुर में मेइती, असम में बोडो, संथाल, करबी और गैर आदिवासी बहुत सारे समूह रहते हैं। इसी प्रकार से मेघालय में बंगाली, नेपाली, खासी, जयंतिया, गारो, ये सब जनजातियों के नाम हैं। और ये सभी जनजातियां जब इतनी सारी हैं तो इनमें मतभेद भी उठेंगे। बोडो में असम में विदेशियों के खिलाफ 6 वर्ष तक आंदोलन चला, यानी कि असम में जब भारत बांग्लादेश युद्ध हुआ था 1971 में, तो बांग्लादेशी आकर यहाँ पर बहुत सारे बस गए थे, और जब युद्ध समाप्त हुआ तो ये वापस नहीं गए, और बांग्लादेश की सरकार ने भी इन्हें वापस लेने से मना कर दिया। अब ये लोग वहीं पर टेंट गाड़ के बैठ गए। अब ये लोग वहाँ पर टेंट गाड़ के बैठ गए हैं, तो असम के लोगों का ये कहना है इन्हें यहाँ से भगाओ। ऐसे में असम में ना आंदोलन चला, और ये आंदोलन वहाँ के छात्रों ने चलाया, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने। 6 साल तक लगभग ये आंदोलन चला। आगे चलकर राजीव गांधी जी की सरकार बनी, और राजीव गांधी जी सरकार और इनके बीच में एक समझौता हुआ आसू के बीच में, और यहाँ पर एक पार्टी बनी, असम गण परिषद। हालांकि मुद्दा आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। ऐसे में बोडो जनजाति के लोगों को लगता है कि हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वो बोडोलैंड की डिमांड करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे मेघालय में, तो मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया की पहाड़ियां हैं, और ये यहाँ की जनजातियां भी हैं। राजस्थान में आप देख लो, मारवाड़ियों की बात आती है। बंगाली, नेपाली और बिहारी, इन लोगों को लेकर भी आए दिन दंगे फसाद का माहौल बना रहता है। तो ऐसे में देखा जाए तो भारत एक विभिन्नताओं भरा देश है, और ये इसकी विशेषता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी समस्या भी है, क्यों इतनी विभिन्नताओं में एकता स्थापित कैसे करें। असम की बात अभी हमने करी ली, असमी और बंगाली। असम में विभिन्न स्टेटों की बात हुई, जैसे मेघालय को 1972 में गठन किया गया। तो इस प्रकार से देशीय निर्जातीय समूह और विदेशी निर्जातीय समूह के बीच में हमेशा हमारे यहाँ मतभेद रहता है, और भारतीय राजनीति में ये बहुत बड़ा विवादास्पद मुद्दा है, जिसे सुलझाना आज भी बाकी है। जम्मू कश्मीर की बात आप जानते हैं, धारा 370 को लेकर यहाँ पर मतभेद था। 2019 में गवर्नमेंट ने धारा 370 को हटा दिया गया है। पहले ये 3 क्षेत्र थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आज ये 2 क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर एक साथ है और लद्दाख अलग है। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये समस्याएं भारत की जड़ में थी, आज़ादी के समय पर भी थी, और आज भी ये समस्याएं भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रही हैं। आज भी भारत में एक तबके का ये मानना है कि 370 को वापस से बहाल कर देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है नहीं, 370 को वास्तव में खत्म करके अच्छा ही किया गया है। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति इतनी सारी निर्जातीय समस्याओं से गुजरती है, इतनी सारी भाषाई समस्याओं से गुजरती है। तो ये चीज़ें पिछले 2-3 चैप्टरों में एक साथ चल रही हैं। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप ये मत सोचना किसी एक चैप्टर से, सिंगल चैप्टर से है। आपको ये सभी चैप्टरों से थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लेके लिखने पड़ेंगे। तो आशा है ये सीरीज पूरी की पूरी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में इसके, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चैप्टर में सारांश है, पूरा चैप्टर मैंने फिनिश करवा दिया। यहाँ पर प्रश्न जो बन रहे हैं उनके उत्तर भी साथ के साथ मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।